कहानी एक घर से शुरू होती है जो जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा है। इस घर के ऊपर रात में भी कौवे बोलते रहते हैं, लेकिन एक अनजान शक्ति लगातार उन पर नजर रख रही होती है। इससे पहले कि परिवार यहाँ से निकल पाता, वह रहस्यमयी शक्ति घर की 2 लोगों की जान ले लेती है। एक बच्चा बच जाता है जो डर कर किचन में जाकर अलमारी के अंदर छुप जाता है। अब पूरे घर में सिर्फ वही बच्चा बचा है और वह अनजान शक्ति उसे ढूंढ रही है ताकि उसका भी अंत कर सके। धीरे धीरे वह शक्ति अलमारी तक पहुंच जाती है। बच्चा अंदर दुबका हुआ है, डरा हुआ। वह सहम कर चुपचाप बैठा रहता है। तभी अलमारी के दरवाजे खुलते हैं। बच्चा ऊपर देखता है, उसकी आंखों में डर झलकता है। उसी पल एक हाथ अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद यह घर 5 सालों तक वीरान रहता है। फिर 5 साल बाद एक नया परिवार इसमें रहने के लिए आता है। इस परिवार में 4 लोग हैं, रॉय, उसकी पत्नी डेनिस और उनके 2 बच्चे। उनकी बड़ी बेटी का नाम जैस है और छोटे बेटे का नाम बेन है। नए घर में शिफ्ट होने के बाद रॉय अपनी बेटी जैस से पूछता है, तुम्हें यह जगह कैसी लगी? जैस जवाब देती है, यहाँ बहुत ज्यादा खामोशी है। रॉय हंसकर कहता है, धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन रॉय अपनी बेटी जैस की बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। दरअसल एक बार जैस गाड़ी चला रही थी और उसके साथ उसका छोटा भाई बेन भी था। तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि दोनों की जान बच गई, लेकिन उस हादसे के बाद बेन बिल्कुल खामोश हो गया। उस एक्सीडेंट के बाद जैस के माता पिता को उस पर भरोसा नहीं रहा। उन्हें लगता है कि जैस की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ था। समय बीतने के साथ परिवार इस घर में पूरी तरह बस जाता है। रॉय को लगता था कि इस नए फार्म हाउस में आने के बाद उनके परिवार में जो भी टूटी बिखरी चीजें थीं, वे सब ठीक हो जाएंगी। उनका परिवार फिर से खुशहाल हो जाएगा। खैर, अब जैस घर के अंदर घूमने लगती है और हर चीज को ध्यान से देखने लगती है। इसी बीच वह एक कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी हम नोटिस करते हैं कि यह वही बेसमेंट का दरवाजा है जहां कहानी की शुरुआत में उस महिला को एक हमलावर ने खींचकर मार दिया था। इसी समय डेनिस और रॉय बाहर खड़े होकर अपने काम के सिलसिले में बात कर रहे होते हैं। उधर जैस घर की सफाई करने लगती है। सफाई के दौरान उसे किचन की कैबिनेट के अंदर एक छोटा टॉय ट्रैक्टर मिलता है। वह उसे निकालकर अपने पास रख लेती है। इस बीच रॉय और डेनिस बहुत खुश होते हैं। वे अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अब रॉय अपनी बेटी जैस के पास जाता है क्योंकि उसे यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जैस भी थोड़ी असहज लग रही थी। तब रॉय उसे दिलासा देता है और कहता है, ये हमारी नई शुरुआत है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगले दिन रॉय अपने ट्रैक्टर को टेस्ट करने के लिए बाहर जाता है। डेनिस उसे हौसला बढ़ाने के लिए चीयर अप करती है। टेस्टिंग के बाद रॉय ट्रैक्टर को पार्क कर देता है। तभी वहां एक डीलर आता है जो इस जगह को खरीदना चाहता था। वह रॉय को इस जमीन के बदले अच्छे खासे पैसे ऑफर करता है, लेकिन रॉय साफ मना कर देता है। उसे लगता था कि यह जगह उनके लिए लकी साबित होने वाली है, इसलिए वह इसे बेचना नहीं चाहता था। डीलर फिर भी ऑफर छोड़कर चला जाता है, यह कहते हुए कि शायद बाद में रॉय का मन बदल जाए। इस बीच डेनिस बेन के कमरे में जाती है ताकि वह बिस्तर ठीक कर सके। जैसे ही वह बेडशीट उठाती है, बेन को बेडशीट के नीचे किसी के पैर दिखाई देते हैं, लेकिन डेनिस को कुछ भी नजर नहीं आता। वह बेडशीट को ठीक करने लगती है और उसकी नजर दीवार पर जाती है। दीवार काफी गंदी हो चुकी थी और उस पर एक बड़ा सा निशान बना हुआ था। डेनिस उस निशान को साफ करने लगती है, लेकिन बेन ऊपर की ओर लगातार देख रहा था, जैसे उसे वहां कुछ नजर आ रहा हो। डेनिस भी यह नोटिस करती है, लेकिन जब वह ऊपर देखती है तो वहां कुछ भी नहीं होता। रात में रॉय को बेन के कमरे से उसकी आवाज सुनाई देती है। जब वह वहां जाकर देखता है तो पाता है कि बेन अकेले ही खेल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का पीछा कर रहा हो। रॉय को यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह बेन को सुला देता है और अपने कमरे में लौट जाता है। अगले दिन जैस किचन में आती है कार की चाबी लेने के लिए। उसकी माँ डेनिस उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? इस पर जैस जवाब देती है, मैं शहर जा रही हूँ। ये सुनते ही डेनिस उसे चाबी लौटाने के लिए कहने लगती है। वह साफ कहती है कि जैस कहीं भी नहीं जा सकती, खासकर कार से, क्योंकि उस हादसे के बाद से जैस को कोई भी कार नहीं चलाने देता था। जैस इस बात से नाराज हो जाती है क्योंकि असल में वह अपने पिता रॉय के साथ शहर जा रही थी। डेनिस ने बिना सोचे समझे उसे रोक दिया था, जिससे जैस और गुस्सा हो जाती है। इसके बाद रॉय और जैस शहर के लिए निकल पड़ते हैं। शहर में पहुंचकर रॉय और जैस एक दुकान में जाते हैं। वहां जैस की नजर दीवार पर टंगे एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसे वह ध्यान से देखती है। इसके बाद जैस थोड़ा शहर घूमने लगती है। घूमते फिरते उसकी मुलाकात बास्केटबॉल खेल रहे एक लड़के से होती है, जिसका नाम बॉबी था। बॉबी
जैस को देखता है और उससे बात करने लगता है। जैस को बॉबी पसंद आ जाता है। बातों बातों में बॉबी जैस को बाहर घूमने के लिए पूछता है। इस पर जैस हाँ कह देती है और साथ ही उसे बताती है कि वह कहाँ रहती है। अब घर पर बेन नाश्ता कर रहा होता है। इसी बीच वह चम्मच से खेलने लगता है। वह चम्मच में अपना चेहरा देख रहा होता है। तभी चम्मच की रिफ्लेक्शन में उसे कुछ अजीब नजर आता है। वह गौर से देखता है और चौंक जाता है। उसे एक भूतिया परछाई दिखती है। डर कर वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन अब वह भूतिया आकृति छत पर नजर आ रही थी। बेन घबराता नहीं, बल्कि वह उस परछाई का पीछा करने लगता है। वह धीरे धीरे चलते हुए बंद कमरे तक पहुंच जाता है। तभी उस बंद कमरे का लॉक अपने आप खुल जाता है। अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, लेकिन ठीक उसी समय डेनिस वहां आ जाती है और उसे वहां से ले जाती है। यानी बेन किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बच जाता है। इस बीच जैस और रॉय घर वापस आ जाते हैं। जैस अंदर जाकर अपनी माँ डेनिस से मिलती है। डेनिस उससे सुबह के लिए माफी मांगती है, लेकिन जैस नाराज नहीं थी। वह अपनी माँ से पूछती है, क्या मेरे लिए कोई काम है? इस पर डेनिस उसे बेसमेंट में कुछ सामान रखने के लिए कहती है। अब जैस बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। फिर अचानक शॉकिंग तरीके से वह दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दूसरी तरफ रॉय के पास फिर से वही आदमी आता है जो इस घर को खरीदना चाहता था, लेकिन रॉय उसे दोबारा साफ मना कर देता है और कहता है कि वह यह जगह नहीं बेचेगा। इसके बाद वह आदमी वहां से चला जाता है। अब रॉय की नजर अपनी कार की तरफ जाती है। कार के अंदर ढेर सारे कौवे बैठे होते हैं। वे कार के अंदर रखे बीज खा रहे थे। रॉय उन परिंदों को भगाने की कोशिश करता है। उधर बेसमेंट में जैस को वहां एक मरी हुई रेवन बर्ड मिलती है। वह एक लकड़ी की स्टिक से उसे छूती है। जैसे ही वह पंछी को छूती है, वह अचानक उड़कर वहां से भाग जाता है। जैसे यह देखकर काफी डर जाती है। इसी बीच बाहर रॉय इन काले परिंदों से परेशान हो चुका था। तभी एक आदमी आता है और हवा में फायर कर देता है। गोलियों की आवाज से रेवन बर्ड्स डरकर उड़ जाती हैं। रॉय उस आदमी का धन्यवाद करता है और उसका नाम पूछता है। वह आदमी जवाब देता है, मेरा नाम जॉन है। जॉन यहीं इसी इलाके में रहता था। इसी बीच गोलियों की आवाज सुनकर जेस और डेनिस भी बाहर आ जाती हैं। रॉय उन्हें बताता है कि सब कुछ ठीक है और फिर उनका परिचय जॉन से करवाता है। जॉन इसी इलाके में रहता था, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं था। तब रॉय उसे अपने काम में मदद करने के लिए कहता है। इसके बाद जॉन उनकी मदद करने लगता है। काम करने के दौरान रॉय के हाथ में चोट लग जाती है। इसके बाद डेनिस उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है, लेकिन जाने से पहले वह बेन को जैस के हवाले कर देती है। हम यहाँ एक और चीज नोटिस करते हैं। जो ट्रैक्टर वाला खिलौना शुरुआत में जैस को मिला था, वह अब बेन के पास था। अब जॉन उनके पास आता है। वह उस टॉय ट्रैक्टर को ध्यान से देखता है, फिर कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। उधर जैस अपने घर के ऊपर ढेर सारे काले परिंदे देखती है। इसके बाद वह घर के अंदर चली जाती है। अब वह बेन को खाना दे रही थी कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये आवाजें कहीं और से नहीं, बल्कि ऊपर सीलिंग से आ रही थीं। तभी घर की चीजें अचानक हिलने लगती हैं। हर तरफ हलचल मच जाती है। जैस घबराकर अपने भाई बेन को पकड़ लेती है। इसी बीच वह 911 पर कॉल करने लगती है, लेकिन तभी ट्रैक्टर टॉय अपने आप चलने लगता है। बेन उसे देखकर उसका पीछा करने लगता है। जैस उसे रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन आगे जाकर बेन अचानक गायब हो जाता है। अब इसी बीच वहां पर बेन आ जाता है, लेकिन जैस कुछ समझ पाती इससे पहले ही बेसमेंट से कुछ भयानक हाथ निकलते हैं और जैस को पकड़ने लगते हैं। वहां पर एक फीमेल भूत भी मौजूद थी। ये सब देखकर जैस घबरा जाती है और अपने भाई को लेकर भागने लगती है। वह जल्दी से खिड़की की ओर बढ़ती है। तभी जॉन खिड़की के पास आता है और जैस अपने भाई को लेकर खिड़की से बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता है। ऐसा लगता है मानो वहां पर कुछ हुआ ही नहीं। अब 911 पर कॉल करने के कारण पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। ये सुनकर रॉय और डेनिस भी फौरन घर आ जाते हैं। रॉय पुलिस से बात करता है, जहां पर पुलिस उसे बताती है कि वहां पर कोई नहीं था और शायद जैस सिर्फ डर गई होगी। इसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है। अब जैस अपने माता पिता को बताने लगती है कि उसने वहां पर कुछ अजीब देखा था, लेकिन उसके माता पिता उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि जैस यह सब सिर्फ इस घर से जाने के लिए बोल रही है और शायद उसने फिर से कोई नशा कर लिया होगा। अब रात में जैस अपने भाई बेन के पास जाती है। उसे लगता था कि बेन ने भी कुछ अजीब देखा होगा, लेकिन बेन बोल नहीं सकता था। अब रात के समय बेन अचानक से कुछ आवाज निकालता है, जिसे सुनकर जैस फौरन उसके पास आती है। वो बेन से पूछती है, क्या तुम उन लोगों को देख सकते हो? अगर बेन ने कुछ देखा है तो उसे बताना होगा कि वो चीज कहाँ है। इस पर बेन इशारा करने लगता है और जैस उसके इशारे को देखकर आगे बढ़ने लगती है। अब जैस धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही थी कि
अचानक वो रुक जाती है। अब हम नोटिस कर पाते हैं कि उसके पीछे वही भूतिया आकृति खड़ी थी जिसकी ओर बेन इशारा कर रहा था, लेकिन जेस सामने देख रही थी, उसे कुछ नहीं दिखता था। तभी जेस को अचानक अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, लेकिन तब तक वो भूतिया आकृति गायब हो चुकी थी। अब अगले दिन जेस इस बारे में जॉन से पूछने जाती है, लेकिन जॉन उसे कहता है शायद ये सब तुम्हारे मन का वहम है। जेस को ये जवाब पसंद नहीं आता, इसलिए वो बॉबी के पास जाती है और उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन बॉबी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब जेस खुद ही बेसमेंट में जाने का फैसला करती है। उसे लगता था कि जो कुछ भी उसे दिखाई दे रहा है वो इस घर में पहले रहने वाले परिवार से जुड़ा हुआ था। अब बेसमेंट में जाकर उसे एक ड्राइंग मिलती है। इस ड्राइंग में एक परिवार बना होता है, माता पिता, एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई। जेस ध्यान से इसे देख ही रही थी कि अचानक पूरे बेसमेंट में एक काली परछाई फैलने लगती है। अब वो अजीब परछाई पूरे बेसमेंट की दीवारों और फर्श पर फैल चुकी थी। तभी जेस के बालों को वही भूत पकड़ लेता है। जेस डर के मारे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन भूत सीलिंग से नीचे आकर उसका पैर पकड़ लेता है। अब हम समझ पाते हैं कि ये भूत असल में वही माता पिता और बच्चे थे जिन्हें स्टार्टिंग में मार दिया गया था। अब भूत जेस को अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन अचानक से सब कुछ ठीक हो जाता है। अब डरी सहमी जेस बेसमेंट से बाहर भागती है। उसे अपने माता पिता को इस बारे में बताना था, लेकिन जेस को पता था कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है। अब जॉन वहां जेस के पास आता है। जेस उसे बताती है कि उसने कुछ देखा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई भूत है, कोई इंसान नहीं। शायद वो उससे कुछ कहना चाहती थी। जॉन उसकी बात से सहमत हो जाता है। अब सीन चेंज होता है। जेस एक स्पिरिट को फार्म शेड में जाते हुए देखती है। वो भी अंदर जाकर देखती है। उसे कोई रोता हुआ दिखाई देता है। जेस धीरे धीरे उसके पास जाती है, लेकिन अचानक से वो वही भूत होता है। जेस तेज चीखने लगती है। अब सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है। डॉक्टर जेस के पेरेंट्स को बताती है कि जेस ने खुद को चोट पहुंचाई थी, यानी कि उसे किसी और ने कुछ नहीं किया था। ये सुनकर सबको अजीब लगता है, लेकिन असल में हम जानते हैं कि ये सब उन भूतों ने किया था। अब घर जाते हुए जेस फिर से अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करती है। जो कुछ भी मैंने देखा वो सच था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बात पर यकीन नहीं करते, क्योंकि उसके पास्ट की गलतियों की वजह से उन्होंने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया था। उन्हें लगता था कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो उसके भाई बहन की हालत की वजह से कह रही है। अब रॉय जेस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। पहले ही तुम्हारी वजह से हमें फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ा और अब तुम नाटक कर रही हो ताकि यहाँ से अपने पुराने घर जा सको। लेकिन हकीकत तो हम जानते थे, जेस कोई नाटक नहीं कर रही थी। रॉय की बातों से जेस को बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। वहीं पर उसे एक लॉकेट मिलता है। इस लॉकेट के अंदर उसी औरत की फोटो थी जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब जेस को याद आता है कि उसने ये फोटो पहले कहाँ देखी थी। दरअसल उसने ये फोटो स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर स्टोर में देखी थी। जेस के पेरेंट्स घर लौटते हैं, जहां रॉय और डेनिस के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि रॉय ने डेनिस को उस आदमी के ऑन ऑफर के बारे में नहीं बताया था। वहां पहुंचने पर जेस गायब मिलती है। वह खिड़की से कूदकर भाग चुकी थी। रॉय उसे ढूंढने के लिए कार लेकर निकलता है, जबकि जेस साइकिल से जा रही होती है। और तभी बॉबी अपने ट्रक से उसके पास आता है, जहां जेस बॉबी के साथ ट्रक में बैठ जाती है और उसे घर में देखी गई सभी अजीब घटनाओं के बारे में बताने लगती है। जब बॉबी पूछता है कि क्या उसने ये बातें अपने माता पिता को बताई हैं, तो जेस निराश होकर जवाब देती है कि वे उसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। इसके बाद वह अपनी कहानी बताने लगती है। कुछ महीने पहले जब उसकी माँ उसके पिता को एयरपोर्ट से लेने गई थी, उसने जेस से कहा था कि वह बेन को बेबी सिटर के घर से ले आए, लेकिन जेस ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और उसने यह बात अपने माता पिता से छुपा ली थी। ड्राइव करते समय नशे की हालत में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे बेन को गंभीर चोटें आईं और सदमे की वजह से उसने बोलना बंद कर दिया। यही कारण था कि उसके माता पिता अब उस पर भरोसा नहीं करते थे। दूसरी तरफ जॉन पर ढेर सारी रेवन बर्ड्स हमला कर उसे बेहोश कर देती हैं। अंदर डेनिस अपने बेटे बेन के पास होती है, जहां बेन पीछे इशारा करने लगता है। जब डेनिस देखती है कि दीवार के धब्बों से घोंस निकलने लगे हैं, तो वह डर जाती है और उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी जेस सच कह रही थी। ये समझते ही वह तुरंत पैकिंग करने लगती है, जो एक समझदारी भरा फैसला था। इसी बीच जेस और बॉबी न्यूज़पेपर की कटिंग देखते हैं, जिसमें उस लेडी के परिवार की खबर होती है जो सनफ्लावर फार्मिंग से जुड़ी थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस लेडी का पति और कोई नहीं बल्कि जॉन था, यानी जिसने अपने परिवार को मारा था वह खुद जॉन था। जेस ये देखकर तुरंत घर की ओर निकल पड़ती है। उधर डेनिस घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे देख लेता है
और उसे अपनी पत्नी मैरी समझने लगता है, क्योंकि उसकी असली पत्नी भी उसे छोड़कर जा रही थी। जॉन डेनिस को रोकने की कोशिश करता है और उसे जाने नहीं देता, बल्कि बेन को भी अपना बेटा मानने लगता है। डेनिस कुछ समझ नहीं पाती कि जॉन क्या कह रहा था। जॉन जबरदस्ती करता है, लेकिन तभी जेस और बॉबी वहां पहुंचते हैं। जॉन उन पर गार्डन फोक से हमला कर देता है, जिससे बचने की कोशिश में बॉबी को वह मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जॉन जेस के पीछे पड़ जाता है और जेस भागते हुए खुद को बेसमेंट में लॉक कर लेती है। बेसमेंट के अंदर उसे अपनी माँ और बेन दोनों मिल जाते हैं। जैसे ही जॉन बेसमेंट में आने लगता है, जेस अपनी समझदारी दिखाते हुए वहां का बल्ब तोड़ देती है ताकि जॉन उन्हें न देख पाए। जॉन अंदर आता है, लेकिन अंधेरे में उसे कोई नहीं दिखता। तब वह बेसमेंट की सीलिंग में छेद करने लगता है ताकि रोशनी आ सके। इसी दौरान रॉय भी वहां पहुंचता है और बॉबी से अपनी बेटी के बारे में पूछता है। फिर वह बेसमेंट में आ जाता है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जॉन कौन है। तभी जॉन अचानक पीछे से रॉय पर गार्डन फोक से हमला कर देता है, जिससे रॉय गिर जाता है। मौका देखकर जेस जॉन पर डंडे से वार करती है, लेकिन जॉन उस पर भारी पड़ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहां एक दलदल जैसा बन जाता है, जिसमें जॉन के परिवार के भूत प्रकट होते हैं। दरअसल जॉन ने ही अपने परिवार को मार दिया था, क्योंकि वह हमेशा से मानसिक रूप से अस्थिर था। उसकी पत्नी और बच्चों की आत्माएं उसे उस दलदल में खींचने लगती हैं। असल में जॉन के दिमाग पर चोट लगने के कारण उसकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन जब परिस्थितियां उसके पुराने परिवार जैसी बन गईं, तो उसे लगा कि उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर जा रहे हैं। इसी भ्रम में उसने फिर से वही अपराध दोहराने की कोशिश की, लेकिन अंत में जब जॉन दलदल में गिरने लगता है, तो वह जेस का पैर पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तभी जेस के माता पिता उसे छुड़ा लेते हैं और जॉन को उसके परिवार की आत्माएं दलदल में खींच लेती हैं। इस तरह उन भूतों ने अपनी मौत का बदला ले लिया। इसके बाद रॉय और बॉबी को अस्पताल ले जाया जाता है, क्योंकि उन्हें काफी चोटें आई थीं। अब सीन कुछ महीनों बाद का होता है, जहां यह परिवार अब एक साथ रहने लगा था और उनका सूरजमुखी का खेत भी अच्छे से चल रहा था। साथ ही वहां से सारी काली कौवों की झुंड भी चली गई थी और बेन का ट्रॉमा भी खत्म हो गया था। वह फिर से बोलने लगा था, यानी अब सब कुछ ठीक हो गया था। रॉय की बात सच साबित हुई कि यहाँ आकर उनकी आत्माएं ठीक हो जाएंगी, और वही हुआ भी। इस तरह एक खुशहाल अंत के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।